हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 157। इससे पहले इस कहानी के 156 भाग अपलोड हो चुके हैं। प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सबने पढ़ा था। धैर्य आंखें फाड़े बस निव्यांश को ही देख रहा था। धैर्य निव्यांश को देखकर अब निर्भय और संकल्प को तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तीनों ही अब बहुत ज़्यादा हंसने लगे और फिर तभी वहाँ पर सचदेव ब्रदर्स आ जाते हैं। दोनों के हाथों में अभी एक एक बियर की बोतल्स थी और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी अब उन लोगों का मजाक बना रहे हैं। अब देखते हैं आगे। तो अरमान बोलता है कि क्या बात है, बड़ा हंसी मजाक चल रहा है। तो संकल्प ने भी अरमान के जले पर थोड़ा सा नमक छिड़कते हुए कहा कि अंशिका के लिए लड़का ढूंढने की प्लानिंग चल रही है और कुछ भी नहीं, बस उसी के लिए डिस्कशन कर रहे थे। ये सुनते ही अरमान का मुंह तो एकदम से बन गया था और रोहान जो अरमान के कंधे पर अपना हाथ मारकर उसे थोड़ा सा समझाते हुए बोलता है कि बस कर यार, मुंह बना रहा है तो ये सब ना मजाक कर रहे हैं तेरा। मैं हूं ना तेरे साथ। अगर तेरी शादी अंशिका से नहीं हुई ना तो सच कहता हूँ मैं अंशिका को किडनैप कर लूंगा। और फिर अरमान ने रोहान के हाथ को अपने कंधे से हटाया और फिर थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि ये बात ना मैं कई बार सुन चुका हूँ आपके मुँह से कि मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं तेरी शादी अंशिका से करवा दूंगा, मैं अंशिका को किडनैप करवा दूंगा। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और अब देखो अपनी शादी करके सब आराम से बैठे हुए हैं। ये दक्ष, इसको देखो, इसका तो बहुत ही बढ़िया हो गया। वन साइड लव करता था और 2 दिन में ही इसकी शादी भी हो गई। एक दिन में इतना बड़ा सा ड्रामा हो गया और फिर अब तो बंदा हनीमून पर भी जाने वाला है। एक मैं हूँ जिसकी लव स्टोरी सबसे पहले शुरू हुई थी लेकिन अब तक बीच में ही अटकी है। किसी ने भी मेरे बारे में आज तक कुछ सोचा है जो आज सोचेगा। इधर दूसरी तरफ वानर सेना हॉल में बैठी हुई थी। सब आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि नरेन और सौम्या 2 साल के बाद इंडिया वापस आ गए थे। बातों ही बातों में नरेन ने कहा कि रुद्र यार, तुम लोगों से कुछ बात करनी थी मुझे। तो नील एकदम से बोलता है कि हाँ मिस्टर राठौड़ यहीं पर तो बैठे हैं, कहिए ना क्या बात कहनी थी आपको। तो नील की बात सुनकर नरेन ने अभी एक पंच नील के सीने पर हल्का सा मारते हुए कहा कि हर वक्त मजाक, बस तुझे तो बस मजाक ही आता है। तो नील ने भी अपने दोनों हाथ फैलाकर स्टाइल मारते हुए कहा कि तो क्या करूं मिस्टर राठौड़, रुद्र की तरह सीरियस होकर बैठ जाऊं क्या? मुंह फुलाकर मैं नहीं बैठ सकता इसकी तरह। खैर छोड़ो, बताइए आपको क्या बात करनी है हम दोनों भाइयों से। तो नरेन ने कहा कि मिस्टर बजाज है ना मेरे बिजनेस पार्टनर, वो बहुत ही दिनों से अपनी बेटी का रिश्ता धैर्य के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी की शादी हमारे धैर्य से करना चाहते हैं। अब मैंने सोचा है कि धैर्य से पूछने से पहले तुम लोगों से पूछ लो, क्या धैर्य की लाइफ में कोई है क्या? तो शुभ बोलता है कि पापा आजकल शरीफ कोई भी नहीं है, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर होता है। बस कोई आंखें भर कर मन को बहला लेता है तो कोई साथ घूम के मन को बहला लेता है और फिर कोई तो सब छुपा कर सब कुछ करने के बाद भी एक लड़की पर नहीं रुकता है उसका दिल और दूसरी लड़की के ऊपर मुंह मारता रहता है। मुझे नहीं लगता है कि धैर्य अभी तक सिंगल होगा। तो दिशा ने भी अब शुभ के कंधे पर हल्का सा गुस्से से मारते हुए कहा कि पापा ये तो बस ऐसी ही बातें कहते रहते हैं, मुझे लगता है कि धैर्य अभी भी सिंगल है। आपको धैर्य से एक बार पूछ लेना चाहिए, अगर कोई होगी तो वो खुद ही आपको बता देगा। तो रुद्र ने भी दिशा की बात को पानी देते हुए कहा कि हाँ पापा, दिशा बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी यही लगता है अगर कोई भी होगा तो वो खुद ही आपको बता देगा। वैसे भी हमने कोई पाबंदी तो लगाई नहीं है अपने बच्चे पे कि उसे अरेंज मैरिज ही करनी होगी, हम उसे लव मैरिज नहीं करने देंगे। अब दक्ष को ही देख लो आप पापा, उसने तो अपनी पसंद से ही शादी की है और फिर आपको तो अच्छे से ही पता होगा ना पापा कि दक्ष की शादी में कितना बड़ा ड्रामा हुआ है, आपको तो सब पता है ना। तो नरेन ने भी थोड़ा सा हंसते हुए रुद्र को देखा और बोलता है कि हाँ जानता हूँ रुद्र, मुझे जय ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था, बहुत ही मज़ेदार शादी हुई है इसकी। तो सौम्या भी बोलती है कि तो फिर ठीक है, शादी की बात धैर्य से भी पूछ लेंगे और फिर उसकी ज़िंदगी में कोई है या फिर नहीं, हम उसकी शादी उससे ही कर देंगे, नहीं तो मिस्टर बजाज को ही हाँ कर देंगे। वैसे भी मिस्टर बजाज की लड़की बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, सुशील है और संस्कारी भी है, जैसी मुझे चाहिए ठीक वैसी ही है उनकी बेटी। इस पर नील ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि मिस पुरोहित, शादी आपको नहीं आपके बेटे को करनी है, इसीलिए उसका पसंद करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ दक्ष बोलता है कि यार अब मैं चलता हूँ, कल तो तुम लोग नाचते कूदते हमारे घर बारात लेकर आ जाओगे, उसके लिए मुझे ना थोड़ी सी तैयारियां भी करनी है। तो दक्ष ने भी अपनी बियर की बोतल की आखिरी सिप ली और फिर बोतल मेज पर रखी और फिर सबको बाय बोलकर जल्दी जल्दी बड़े कदमों के साथ वहां से चला जाता है। तो दक्ष अभी सीधा हॉल में आता है जहां पर उसके मम्मी पापा और दिया जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो
दक्ष अभी अपनी फैमिली के साथ प्रताप हाउस से अपने घर के लिए वापस आ गया था। तो दक्ष अभी हल्के से नशे में था और फिर उसने अपनी हालत को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके मम्मी पापा के सामने उसकी थोड़ी सी भी इंसल्ट हो जाए, और खासकर दिया के सामने तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो दक्ष अभी घर आया और फिर उसने ज़्यादा किसी से भी बात ना करते हुए सीधा अपने कमरे में चला गया, और दिया ने भी सबको देखा और फिर हल्के से कहा कि अब चलकर आराम कर लेते हैं सब लोग, तो कल फिर से शादी की तैयारियां करनी है। इतना कहकर दिया ने नियति को देखा और फिर नियति के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो हल्का हल्का सा शर्मा जाती है। तो रूही ने भी अब नियति को छेड़ते हुए कहा कि वाह वाह क्या मुस्कुराहट है, निव्यांश देख लेते तो शायद आज ही शादी कर लेते आपसे। तो इस पर नियति ने भी थोड़ा सा रूही को चिढ़ाते हुए कहा कि हाँ, मेरी शादी तो कल हो जाएगी और फिर तू अपनी सोच, तेरी भी तो बहुत जल्दी होने वाली है। तो जिया ने भी फिर से दिया को देखकर कहा कि जाओ जाकर तुम भी आराम कर लो, थक गई हो कि ना। सच कहा था वैसे दक्ष ने, तुम ही ना बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत संस्कारी हो, सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लेती हो तुम दिया, सच में बहुत अच्छी लड़की हो तुम। इतना कहकर जिया ने दिया के सिर पर हाथ फेरा और फिर दिया भी अपने कमरे में चली जाती है। दिया भी कमरे में आई तो दक्ष अभी बेड पर उल्टा लेटा हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था और साथ ही उसने आज कुछ ज़्यादा ही बियर पी रखी थी, उसे तो बहुत ज़्यादा नशा हो रहा था। दिया दक्ष के पास आती है और फिर उसने दक्ष के शूज को रिमूव किया और फिर उसके पैरों को ठीक करते हुए दक्ष को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया। दिया जैसे ही ब्लैंकेट ओढ़कर ऊपर की तरफ उठी तो दक्ष ने उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर उसे खींच लिया, और दक्ष जो आज हल्के से नशे में भी था और फिर दिया एकदम से महसूस कर रही थी कि आज दक्ष बहुत ज़्यादा नशे में है, उसने कुछ ज़्यादा ही बियर पी ली है। तो दिया ने अभी अपना सलाइवा गटकते हुए कहा कि दक्ष आप अपने होश में नहीं हो, आप प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। तो दक्ष ने भी दिया के गाल पर आए हुए बालों को हटाते हुए प्यार से कहा कि अब मुझे होश में रहना भी नहीं है दिया। दिया तुमने वक्त मांगा था ना, मैंने तुम्हें बहुत सारा वक्त दे दिया, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें। तो दक्ष ने भी दिया के चेहरे पर आए हुए बालों को फिर से पीछे करते हुए प्यार से कहा कि दिया तुमने वक्त मांगा था, मैंने दे दिया वक्त तुम्हें, बस अब और इंतजार नहीं होता है मुझे, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर दक्ष ने दिया को कमर से पकड़ा और फिर उसे अपने नीचे कर लिया। तो दिया तो अभी काफी ज्यादा हैरानी से बस दक्ष को ही देखी जा रही थी। दक्ष जैसे ही दिया के होठों की तरफ धीरे धीरे झुकने लगा तो दिया ने भी दक्ष को रोकते हुए फिर से कहा कि दक्ष आप बिल्कुल भी होश में नहीं हो, प्लीज प्लीज आप मुझसे दूर रहिए, दूर हो जाइए मुझसे। तो दक्ष अभी अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था और ऊपर से वो दिया से प्यार भी बहुत ज्यादा करता था। कितने दिनों से वो बस दिया से दूर ही रह रहा था, लेकिन अब वो दिया से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी ही मनमानी करते हुए फिर से रोमांटिक आवाज़ में कहा कि नहीं नहीं दिया, आज तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, ना ही तुम रोक सकती हो। मैं अपना हक तुमसे लेना चाहता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है तुम्हें, अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हें अब टाइम नहीं दे सकता हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। इतना कहकर दक्ष ने अपना चेहरा दिया के गर्दन में छुपा लिया और फिर दिया जो अभी भी ये सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं थी, उसके लिए अभी भी उसे हिम्मत चाहिए थी। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था ये सब कुछ करने के लिए। शादी करने के बाद वो खुश तो थी, लेकिन फिर भी उसे अभी भी इस रिश्ते को वक्त थोड़ा सा देना था। लेकिन दक्ष उसे तो बस आज अपनी मनमानी ही करनी थी, वो बस अपनी मनमानी किए जा रहा था। दिया ने एक बार फिर से दक्ष को खुद से दूर करते हुए कहा कि दक्ष आप होश में नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहिए मुझसे, मेरे इतने करीब मत आइए, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए ना प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे और थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। लेकिन दक्ष तो जैसे आज कुछ सुन ही नहीं रहा था, उसके होंठ तो लगातार बस दिया के गालों से होते हुए गर्दन तक जा रहे थे। आज वो बस अपनी ही मनमानी चलाना चाहता था। अब तो दक्ष ने दिया के लहंगे का दुपट्टा भी खींचना शुरू कर दिया था और फिर दिया ने एक बार फिर से दक्ष को खुद से दूर करते हुए उम्मीद भरी आवाज़ में कहा कि दक्ष दक्ष प्लीज़ सुन लीजिए ना आप, दक्ष दूर हो जाइए मुझसे। दिया लगातार बस दक्ष को खुद से दूर कर रही थी और बार बार उसे अपने आप से हटा रही थी, लेकिन दक्ष नशे में था, शायद उसे से अब ठीक से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था और शायद उसे तो अब दिया की बात भी नहीं समझ में आ रही थी। दक्ष अपनी ही मनमानी बस किए जा रहा था। वो कभी दिया की गर्दन पर काटता तो कभी उसके कपड़े को निकालने की कोशिश करने लगता, तो दिया से भी अब बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर उसने अपनी पूरी जान लगाकर दक्ष को धीरे से धक्का दिया और फिर तब तक दक्ष जो सीधा जाकर बेड से नीचे गिर जाता है, तो दिया भी झटकर से बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। तो दिया ने भी ये सब कुछ कर तो दिया था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और उसकी धड़कनें
है डबल स्पीड के साथ भागने लगी थी। तो वहीं दक्ष को तो अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से एकदम से खड़ा हुआ और फिर उसने दिया को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपना हाथ दीवार पर जोर से मार दिया। तो दिया एक बार फिर से डर के मारे सहम गई थी। दक्ष ने दिया की बाजू गुस्से से पकड़ा और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि खुद को समझती क्या हो तुम? क्या तुम कहीं की हूर की परी हो क्या, जो तुम इतने ज्यादा नखरे दिखाती हो मुझे? तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने करीब भी ना आने दूं, समझी तुम? और तुम्हें मैंने अपनी बीवी बना लिया है। तुम्हारी जैसी लड़की मेरे आगे पीछे घूमती है। तुम हो कौन यार? हमारे रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक मामूली सी वेटर की लड़की हो तुम, समझी तुम? और अपने आप को हूर की परी समझती हो, जिसे मैंने अपने सिर पर बैठा कर रखा है, और अब तुम्हें मेरी जरूरत पूरी करने में नखरे दिखा रही हो तुमको शर्म नहीं आती है? दिया तो अभी हैरानी से बस दक्ष को ही देख रही थी, उसकी बातों को सुनती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि दक्ष उससे ऐसी भी बातें कभी करेगा। वो तो जैसे एकदम से सुन्न हो गई थी। उसको बहुत बड़ा सा शॉक लगा था। अगले ही पल दक्ष ने दिया के चेहरे को पकड़ा और फिर उसे गुस्से से दबाते हुए कहा कि जानती भी हो किसके घर में खड़ी हो तुम? किसके घर में खड़ी हो अभी तुम? शहर में नंबर 1 रेस्टोरेंट है मेरा, और तुम एक मामूली सी लड़की हो, समझे तुम? तुम्हारी मेरे सामने औकात ही क्या है? क्या औकात है तुम्हारी मेरे सामने? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मेरे जैसे लड़के से प्यार नहीं करती हो, मगर मेरा जैसा लड़का तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है। लेकिन तुम्हें तो बस अपने हुस्न का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। अपने आप को पता नहीं क्या समझती हो, इसीलिए तो तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देती हो, है ना? इतना कहकर दक्ष ने दिया को बहुत ही बुरी तरीके से जोर से छटक दिया और फिर दिया जो खुद को संभाल नहीं पाई और वो सीधा जाकर जमीन पर गिर पड़ती है। दक्ष ने भी दिया को उंगली दिखाकर फिर से गुस्से से कहा कि अगर तुम्हारे ऐसे ही ड्रामे चलते रहे ना, तो सच कहता हूँ बहुत ही जल्द मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा, इस घर से रुखसत कर दूंगा। इसीलिए खुद को तैयार कर लेना तुम। आज की रात और देता हूँ तुम्हें, इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। इतना कहकर दक्ष नशे की ही हालत में बेड पर आकर उल्टा लेट गया और फिर थोड़ी ही देर में वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। दक्ष तो सो गया था, लेकिन दिया उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अभी अभी कोई बुरा सा ख्वाब देख लिया हो, कोई डरावना सपना देख लिया हो। जो लड़का उसे पाने के लिए झूठी बारात तक ले आया था, झूठी बारात का भी इंतजाम कर सकता है, उस लड़के ने एक ही सेकंड में दिया को उसकी औकात याद दिला दी थी। उसकी सारी सच्चाई उसके सामने लाकर रख दी थी। दिया खुद में ही सिमट कर बैठ गई और फिर उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। धीरे धीरे दिया भी बैठे बैठे सो जाती है। दिया को आज सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे तो अपने कानों और आंखों पर यकीन ही नहीं था। अगली सुबह दिया हमेशा की तरह दक्ष से पहले उठ गई थी और फिर तैयार होकर नीचे भी चली गई थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसे अब इस घर की बहू का फर्ज तो निभाना ही है, क्योंकि अब वो इस घर की बहू बन चुकी है। दिया नीचे आई और फिर शादी की तैयारियों में जिया और वृंदा का हाथ बटाने लगती है। तभी वृंदा बोलती है कि दिया जितने भी गिफ्ट पैक हुए हैं ना, वो सारे गिफ्ट तुम जाकर गाड़ी में रखवा दो। उसके बाद मैंने तुम्हें जो सारा सामान की लिस्ट दी थी ना, वो सारा सामान इकट्ठा कर लेना। शाम को जब वेन्यू जाएंगे ना, तब उन सब की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर, इसीलिए कोई भी चीज भूलना मत। अच्छे से सारी चीज को चेक कर लेना तुम। और हाँ, जो मंदिर में जो कलश रखा है ना, उस कलश को भी हमें लेकर वहाँ पर जाना होगा, इसीलिए उसे सबसे पहले रख लेना। वो सबसे ज्यादा जरूरी काम है हमारे लिए, उसका भी ध्यान अच्छे से रखना। वृंदा ने ना जाने कितना ही काम अब दिया को बता दिया था एक साथ। और फिर दिया जो बस हाँ में अपनी गर्दन हिलाती जाती है, तो दिया के चेहरे पर तो एक बहुत बड़ी सी उदासी थी और दिल में एक बहुत बड़ा सा डर, जिसे घर में फिलहाल किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। और फिर तभी वीरू सोफे पर बैठता हुआ बोलता है कि हाँ हाँ वृंदा, दिया सब कुछ अकेले कर लेगी। फिर उसने दिया को देखकर कहा कि दिया एक कप चाय पिला दोगी क्या? तो दिया ने फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर सीधा किचन की तरफ चली जाती है। तो दिया भी चाय बनाने लगती है और चाय बनाते बनाते उसे कल रात जो कुछ भी उसके और दक्ष के बीच में हुआ था, वो सब कुछ याद आने लगता है। जैसे ही उसे दक्ष का बिहेवियर याद आया, उसकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगते हैं। दिया का ध्यान अभी चाय से हट गया था और फिर चाय जो उबल कर नीचे गिरने लगी थी, दिया का ध्यान अभी भी चाय में नहीं लगा था। और फिर तभी वहाँ पर वृंदा आती है और वृंदा ने भी चिल्लाते हुए गुस्से से कहा कि दिया। वृंदा की आवाज़ सुनकर एकदम से दिया अपने ख्यालों से बाहर आई और फिर उसने गैस की तरफ देखा, तो उसने भी जल्दी से गैस को बंद किया। और फिर तभी वृंदा ने भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि दिया आजकल तुम्हारा ध्यान है कहाँ पर? तुम जब देखो तब बस कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती हो। ऐसे काम करोगी तुम? बोलो, ऐसे काम करते हैं? हो क्या गया है तुम्हें आजकल? दिया सुबह से ही देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान काम में बिल्कुल लग ही नहीं रहा, इधर उधर भटका हुआ है। दिया ने एक कपड़ा लिया और फिर गैस को साफ करते हुए धीरे से बोलती है
है कि वो मम्मी जी गलती हो गई, मुझसे आगे से नहीं होगी। ये कहते कहते दिया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लिया था और अपने आप को समझा लिया था। तो वृंदा ने भी थोड़ा सा सख्ती से फिर से कहा कि दिया, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा ध्यान आजकल किचन में क्यों नहीं है? तुम खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती हो अगर तुम ऐसे काम करोगी। अगर मैं नहीं आती तो शायद अभी तुम यहाँ पर जल सकती थी। तो दिया ने अभी फिर से किचन को साफ कर दिया था और फिर उसने दूसरी चाय बनाते हुए कहा कि मम्मी जी वो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझे इस बार गलती हो गई, इस बार गलती नहीं करूँगी बिल्कुल भी, इस बार ध्यान से सारा काम करूँगी। तो दिया भी वृंदा की ओर नहीं देख रही थी, लेकिन वृंदा ने दिया की आंखों में आंसू देख लिए थे और वृंदा जो कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पर जिया आ जाती है। और फिर जिया जो वृंदा को थोड़ा सा डांटते हुए गुस्से से बोलती है कि वृंदा पागल तो नहीं हो गई हो तुम, कैसे बातें कर रही हो तुम? दिया से इतना डांट क्यों रही हो? बेचारी बच्ची को इतना ज़्यादा डरा दिया है तुमने, चाय ही तो निकली है ना, कोई बात नहीं दूसरी बन जाएगी, इतना ज़्यादा डांटने की ज़रूरत नहीं है। वृंदा बोलती है कि जिया भाभी जरा देखो ना इसे आप, मैंने इसे ऐसा भी कुछ नहीं कहा है जिससे ये इतना ज़्यादा रो रही, इसके आंसू टपकने लगे, ये तो बस बात बात पर इतना ज़्यादा रोना शुरू कर देती है यार। तो जिया ने अभी वृंदा की बाजू पकड़ी और फिर उसे किचन से बाहर की तरफ हल्का सा ढकेलते हुए कहा कि वीरू लो अपनी इस मिर्ची को संभालो, इसे ना यहाँ पर मेरी बहू के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही दिया को आजकल डांट रही है। और फिर तभी वीरू ने भी वृंदा को आवाज़ लगाते हुए कहा कि वृंदा वृंदा बस बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत देर से तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ मैं, अब तुम चुपचाप से बाहर आ जाओ। दिया से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह अपनी वकालत मत दिखाया करो, तुम चुपचाप से यहाँ पर आओ, घर है ये कोर्ट नहीं है समझे तुम, जहाँ हर वक्त बस तुम बहस करने पर उतारू रहती हो। तो वृंदा भी अब बाहर आ गई थी और फिर आकर सीधा वीरू के पास बैठ जाती है। तो वृंदा का मूड अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। वीरू ने कहा कि क्या हो क्या गया है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रही थी बहू पर, क्या कर दिया है उसने? तो वृंदा बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वीरू ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। तो वृंदा बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि दक्ष और दिया के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे तो इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो वीरू बोलता है कि वृंदा मेरे और तुम्हारे बीच में भी तो कुछ ठीक नहीं था ना, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया था, तो अब उनकी भी शादी ऐसे ही हो गई है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं हम दोनों ही एक साथ में रहेंगे ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, दोनों ही अब नॉर्मल हो जाएंगे, परेशान मत हो। तो वृंदा बोलती है कि आप समझ नहीं रहे हो वीरू, मैं सेल्फ डिपेंडेंट थी, जब तुमने मुझे छोड़ने की बात की थी तो मैंने भी स्वाभिमान में आकर ब्रेकअप कर लिया था तुमसे, लेकिन दिया की बात बिल्कुल अलग है, ना तो दिया के घर वाले बहुत ज़्यादा अमीर है और ना ही वो इतना ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है, उसे तो सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे उसके घर वाले, और ना ही दिया कुछ अच्छे से काम करती है जो वो अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकेगी, जो वो अपने लिए खुद के लिए स्टैंड ले सके। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तुम्हारे बेटे में तो बिल्कुल अकल ही नहीं है, बेबुद्धि का लड़का है वो, शादी तो उसने अच्छी लड़की से कर ली है, लेकिन शादी निभाने के लिए उसे बहुत सारे दिमाग की ज़रूरत होगी, जैसे तुमको ज़रूरत थी। तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही गया है, शायद तुम्हारे बेटे के अंदर भी तुम्हारे जैसे ही दिमाग है। तो वीरू बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो कि इस रिश्ते में हमारे बेटे की ही गलती है? वृंदा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वीरू बोलता है कि तो फिर बहू पर क्यों चिल्ला रही थी तुम, उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही थी, जाकर अपने बेटे के गाल पर एक चाटा मारो ना। वृंदा भी बोलती है कि हाँ यही तो मुझे करना था, लेकिन क्या करूँ, दिया की आंखों में मैंने आंसू देखे तो गुस्सा भी दिया पर ही निकाल दिया, मैंने गुस्सा भी उसी पे ही कर दिया, लेकिन हाँ उठने दो जरा, नवाबजादे को पूछती हूँ कि क्या हुआ है उसके और दिया के बीच में, आखिर क्यों उसने इतना ज़्यादा बहू को डिस्टर्ब किया हुआ है। तो वहीं किचन में जिया ने भी दिया के दोनों गालों को अच्छे से अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा कि दिया बच्चा तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? वृंदा तो ऐसी ही है बिल्कुल, उसके पति ने अभी उससे क्या कहा कि वो वकालत घर में भी छाड़ती रहती है, तो तुम ना उसकी बातों का बुरा बिल्कुल भी मत मानो, वो ऐसी ही है, सबको ऐसे ही बोलती रहती है। तो दिया ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपने आंसुओं को कंट्रोल करके कहा कि नहीं मैंने उनकी बातों का बुरा नहीं माना है मम्मी जी। तभी जिया की नज़र अभी दिया की गर्दन पर जाती है, जहाँ पर एक बहुत गहरा सा निशान लगा हुआ था, और जिया को भी समझते देर नहीं लगी कि शायद कल रात दक्ष ने दिया के साथ कुछ तो गलत किया है, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो जिया ने उसे निशान पर हल्का सा हाथ लगाया और फिर दिया की आहें एकदम से निकल जाती हैं। तो जिया ने भी सवाल भरी नज़रों से दिया को देखा और फिर उससे पूछा कि क्या हुआ है दिया, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो क्या, बताओ ना हमें। तो दिया ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर जिया का हाथ हल्का सा झटक के कहा कि वो मुझे न चाय बनानी है, आप पियेंगी क्या मम्मी। तो जिया ने भी सबसे पहले गैस बंद की और फिर दिया को अपनी तरफ घुमाकर प्यार से कहा कि देखो तुम्हें दक्ष की कोई भी गलत हरकत बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ भी उसने तुम्हारे साथ
साथ गलत किया है तो तुम सीधा आकर मुझे बता सकती हो। अगर वो तुम्हारे साथ ठीक से बिहेव नहीं करता है ना तो मुझे बताओ बेटा, आज के आज ही उस लड़के को इस घर से बाहर ना निकाल दो तो मेरा नाम भी जिया नहीं, आज ही उसको घर से बाहर निकालती हूँ। और मजाल है घर में किसी को भी जो उसका जरा सा भी साथ दे दे या फिर उसे घर में वापस लेकर आए। तो दिया बोलती है कि सच में बड़ी माँ कुछ भी नहीं हुआ है। तो जिया ने भी फिर से दिया की तरफ देखा और बोला कि दिया, तुम्हें उसे बचाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे बताओ कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, मैं आज ही उसकी खबर लेती हूँ। मजाल है कि वो तुमसे ऊंची आवाज में बात तक कर दे। दिया बोलती है कि नहीं बड़ी माँ, सच में कुछ भी नहीं हुआ है। इतना कहकर वो चाय बनाने लगी और फिर जिया को भी समझ में आ गया था कि शायद वो अपने और अपने पति के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो किसी को भी नहीं बताना चाहती है। जिया को भी इस वक्त थोड़ा सा दिया के लिए बुरा लग रहा था। तो जिया ने भी दिया के सिर पर अपना हाथ प्यार से फेरा और फिर उसके बालों को चूम कर प्यार से कहा कि कभी भी अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो ना तो प्लीज बच्चा मुझे जरूर बता देना। तो दिया ने भी अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर से अपने काम में लग जाती है। जिया वहां से चली जाती है। इधर धीरे धीरे दक्ष की आंखें खुली तो उसके सिर में बहुत तेज से दर्द हो रहा था। तभी उसने प्यार से कहा कि दिया दिया प्लीज एक गिलास पानी दे दो, बहुत तेज प्यास लगी है और मेरे सिर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन बदले में अभी कोई भी आवाज नहीं आती है। तो दक्ष ने भी एक बार फिर से प्यार से आवाज दिया कि दिया प्लीज एक गिलास नींबू पानी दे दो ना, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे, प्लीज प्लीज जल्दी से पानी लाकर दो। लेकिन इस बार भी कोई भी आवाज नहीं आती है। तो दक्ष अभी जैसे तैसे बेड पर उठकर बैठ गया था और फिर उसने बेड पर अपनी टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अगले ही पल उसने झटक से अपनी आंखें झटाक से खोल दी और फिर कल रात को जो कुछ भी उसके और दिया के बीच में हुआ था दक्ष को अब सब कुछ याद आ गया था। और फिर दक्ष की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। दक्ष जल्दी जल्दी से बेड से उठा और फिर अपने कमरे से निकलकर सीधा बाहर गया। उसने अभी झांक कर हॉल में देखा तो दिया भी वहां बैठकर काम कर रही थी। आज बहुत ज्यादा शादी की तैयारियों की वजह से पूरा घर बिखरा हुआ था। दक्ष जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया और फिर उसने जाते ही बिना ये देखे कि हॉल में भी कौन बैठा है, कौन खड़ा है, कौन नहीं है और कौन है, जाकर सीधा दिया का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो दिया, प्लीज प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो। दक्ष और दिया को ही सब वहाँ पर हैरानी से देख रहे थे कि कैसे दक्ष भागता हुआ आया और उसने दिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाकर कहा है कि उसे माफ कर दो। तभी दिया से वो फिर से सॉरी बोलते हुए बोलता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो ना दिया, मैंने बहुत कुछ गलत बोल दिया। दक्ष ने भी दिया को देखकर कहा कि दिया आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्लीज प्लीज माफ कर दो मुझे ना, मैं ना बिल्कुल भी होश में नहीं था दिया प्लीज। तो दिया भी दक्ष को ही देख रही थी और हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, कुछ मेहमान भी आकर बैठे हुए थे, वो सब बस अभी दिया और दक्ष को ही देखे जा रहे थे। तो दिया भी कुछ नहीं बोल रही थी, बस दक्ष को चुपचाप से देख रही थी, बस नम आंखों से दक्ष को ही देखे जा रही थी। और एक बार फिर से दिया की आंखों में रात का मंजर घूम गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे जब दक्ष ने उसकी नशे की हालत में इंसल्ट कर दी थी, उसके पापा को भी बहुत ज्यादा बुरा भला कह दिया था। तभी पीछे से वृंदा गुस्से से बोलती है कि दक्ष ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो दक्ष का ध्यान अब जाकर उसके पीछे बैठे मेहमानों पर गया और अपनी माँ पापा पर गया। दक्ष ने मेहमानों को देखा और फिर एकदम से इग्नोर करते हुए दिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया और फिर कान पकड़कर बोलता है कि प्लीज दिया माफ कर दो ना प्लीज, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, मैं बिल्कुल भी होश में नहीं था और ना जाने मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया नशे में, इसीलिए वो सब कुछ भुला दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं ना अब आज से कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसे ही बैठा रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। तभी पीछे से जिया ने भी कहा कि दक्ष ये सब कुछ क्या हो रहा है, कम से कम ये तो सोच लो कि घर में 4 मेहमान आए हुए हैं, क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम, ये क्या कर दिया है तुमने, ऐसा क्या किया है तुमने दिया के साथ। तो दक्ष ने एक बार फिर से पलट कर देखा और फिर जिया से बोलता है कि बड़ी माँ कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपकी बहू का दिल बहुत ज्यादा दुखा दिया है, ना जाने उसे नशे में क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया है, प्लीज कह दो ना इसे कि ये मुझे माफ कर दे। तो जिया अभी अपनी जगह से खड़ी होती है और फिर दक्ष के पास गई और फिर उसने दक्ष की बाजू को पकड़कर खड़ा करा और गुस्से से उसे खींचते हुए कमरे में ले जाकर बोलती है कि दिया तुम भी आओ यहाँ पर। तो दिया भी अब पीछे पीछे नम आंखों से चली जाती है और फिर दिया के पीछे पीछे वृंदा भी वहाँ कमरे में चली जाती है। अब चारों ही एक कमरे में आ चुके थे और चारों का ही दिल एकदम से अलग अलग सोच में डूबा हुआ था। जिया ने भी दक्ष को देखकर गुस्से से चिल्लाकर कहा कि ये क्या क्या कहा तुमने दिया को, बताओ मुझे, मैंने भी सुबह ये अच्छे से नोटिस किया था कि दिया बहुत ज़्यादा बुझी बुझी सी लग रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग गई है। अब बताओ मुझे कि तुम्हारी शादी में चल क्या रहा है, तुम्हारी शादी को 4-5 दिन भी नहीं हुए हैं अभी और हाँ तुमने दिया को परेशान करना भी शुरू कर दिया है, तुम्हारी
तुम्हारे इसके बीच में अभी से ही लड़ाइयाँ होने लगी है, ये क्या बदतमीजी है दक्ष, मुझे ये उम्मीद नहीं है तुमसे। तो दक्ष भी अपनी आदत से मजबूर था। जिया की अपनी गली से लगाकर बोलता है कि माँ मैंने गलती कर दी है, इसे उल्टा सीधा बोल दिया मैंने, वरना मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था इसका दिल दुखाने का। प्लीज इसे कह दो ना कि ये मुझे माफ कर दे प्लीज, मैं बहुत ज्यादा नशे में था बड़ी माँ। जिया और वृंदा दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। दोनों को भी समझते देर नहीं लगी कि कल रात दक्ष और दिया के बीच में कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा हुआ है, जिसकी वजह से दिया का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिस वजह से दक्ष दिया से माफी भी मांग रहा है। तो वृंदा और जिया ने भी दिया की तरफ प्यार से देखा तो दिया की आंखें एक बार फिर से झलक गई थी, उसके आंखों से झरने बहने लगे थे और फिर दिया भी सिर झुकाकर चुपचाप से वहां पर खड़ी हुई थी। दक्ष ने भी दिया की तरफ मुंह घुमाया और फिर उसके दोनों हाथों को पकड़कर प्यार से बोलता है कि प्लीज माफ कर दो ना दिया, मुझे आगे से कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे। मैं सच में बिल्कुल भी होश में नहीं था, मैंने बहुत बड़ी गलती से वो सब कुछ बोल दिया तुम्हें। तो दिया भी धीरे से बोलती है कि कोई बात नहीं। फिर वो बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी वृंदा ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर दिया को भी अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उसकी आंखें फिर से नम होने लगी थी, उसे लगा था कि शायद उसे अब वृंदा बहुत ज्यादा डांटेगी। तभी वृंदा ने दिया को अपनी तरफ घुमाया और फिर एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया तो दिया की आंखें में भी अब आंसू आ गए थे, उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वृंदा बोलती है कि झूठ मत बोलना मुझसे, अब ये बताओ कि दक्ष ने तुम्हें क्या कहा था। ये सुनते ही दक्ष ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर उसे भी समझते देर नहीं लगी कि शायद अब तो उसकी बैंड बजने वाली है, अब तो सच में उसे बहुत ज्यादा पिटाई मिलने वाली है और फिर वो बहुत अच्छे से बजाने वाली है उसकी माँ। तो दिया भी कुछ भी नहीं बोलती है। वृंदा ने एक बार फिर से कहा कि दिया मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, तो सही सही बताओ मुझे क्या कहा था दक्ष ने तुम्हें, मुझे सारी सच्चाई बताओ अभी के अभी। तो दिया अभी भी कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप से खड़ी रहती है और फिर तभी दक्ष ने वृंदा के हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहा कि माँ जाने दीजिए ना, मेरे और दिया के बीच की बात है, कुछ नहीं होगा, मैं मना लूंगा उसे, मैंने ऐसा कुछ खास नहीं बोला था उसे। दिया को आप बस प्लीज ये कह दीजिए कि ये मुझे माफ कर दे, आपके कहने से ये मुझे जरूर माफ कर देगी, है ना दिया। तो वृंदा ने भी अब दक्ष के सीने पर अपना हाथ रखा और फिर उसे गुस्से से थोड़ा सा ढकेलते हुए कहा कि तुमसे तो मैं बात नहीं कर रही हूँ ना, बाद में बात करूंगी मैं तुमसे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मगर हाँ पहले तो मुझे दिया से बात करनी है, मुझे उससे बात करने दे। इतना कहकर वृंदा ने फिर से दिया के चेहरे को तरफ देखा और फिर उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर बोलती है कि अब बताओ मुझे दक्ष ने तुम्हें कल रात को क्या क्या कहा था, क्या इसने तुम्हें उल्टा सीधा बोला है, मुझे सारी बातें बताओ। तो दिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे, लेकिन वो अभी भी कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप से खड़ी रहती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि वो अगर दक्ष की शिकायत उसके पेरेंट्स से करेगी तो शायद उसके पेरेंट्स उसे ही उल्टा सीधा सुना देंगे, उल्टा सीधा दिया को ही बोलेंगे, इसीलिए वो चुपचाप से खड़ी रहती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था वृंदा से। दिया को झूठ बोलना भी नहीं आता था और सच वो बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे खुद के लिए भी डर लग रहा था। इस बार जिया ने भी दिया की आंखों में आए हुए आंसू को प्यार से साफ करते हुए कहा कि देखो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बस एक बार हमें बता दो कि दक्ष ने तुम्हें क्या कहा था कल रात को, उसके बाद कोई भी तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। देखो थोड़ी देर में ही हम सबको यहाँ से निकलना भी है ना, हमारे निव्यांश और नियति की शादी है, ऐसे यहाँ पर खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं हम ज़्यादा देर, प्लीज़ बता दो ना दक्ष ने क्या कहा था। और फिर तभी दक्ष ने जिया के हाथों को पकड़कर प्यार से कहा कि अरे बड़ी माँ, मैं कह रहा हूँ ना मेरे और इसके बीच की बात है, आप क्यों दिया को इतना ज़्यादा फोर्स कर रही हैं, हम दोनों खुद ही सॉल्व कर लेंगे, हम दोनों के बीच की बात है। इस बार वृंदा ने गुस्से में दक्ष के कॉलर को पकड़कर उसे हिलाते हुए बोलती है कि तो तू ही बता दे, तूने कल रात दिया को क्या कहा था, बता दे, वरना जब तक हमें कल रात की बातें नहीं पता चलेंगी ना, हम सब में से यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा, बल्कि मैं तेरे पापा और बड़े पापा को भी यहाँ पर ही बुला लूंगी। और फिर तू तो अच्छे से जानता है ना कि जय भैया को वो तो तेरा क्या ही करेंगे, वो तो तेरा शकल ही बिगाड़ देंगे, हाथ पैर तोड़े बिना तुझे छोड़ेंगे नहीं, समझा तू, इसीलिए सच सच बता। तो दक्ष ने भी गर्दन झुकाकर कहा कि वो मैंने कल रात गुस्से में दिया के पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोल दिया था। तो जिया ने भी पीछे से पूछा कि क्यों बोला तूने उल्टा सीधा दिया के पेरेंट्स को, जरा हमें बताएगा तू। तो दक्ष ने भी सलाइवा कटकते हुए कहा कि अरे बड़ी माँ, दोनों ही मुझे ही मारोगी क्या, मैं नहीं बता रहा हूँ, अब नहीं बताऊंगा, आप दोनों मुझे मारोगी। इतने में ही वृंदा ने एक हल्का सा चांटा दक्ष के गाल पर जड़ते हुए कहा कि मारूंगी तो तब भी मैं और अभी भी मैं मारूंगी, तो खुद ही बता दे तो शायद कम ही मारूंगी मैं। तो दक्ष ने भी गाल पर हाथ रखकर कहा कि वो मेरे और इसके बीच में कुछ है नहीं ना, मतलब मैं दिया से वन साइड लव करता था और उस वजह से ही मेरे और दिया के बीच में थोड़ी सी दूरी भी थी, और फिर कल
कल रात मुझे दिया की ज़रूरत थी और दिया के साथ मैंने थोड़ी सी ज़बरदस्ती करनी चाहिए तो दिया मेरे साथ कंफर्ट नहीं कर रही थी, मेरे साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी और मुझे वो अपने आप से दूर कर रही थी। इसीलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था दिया के ऊपर और इसीलिए मैंने गलती से दिया को उल्टा सीधा बोल दिया और साथ ही मैंने उसके पापा को भी बहुत कुछ बोल दिया। बस इसी वजह से ये मुझसे नाराज़ हो गई है। इस बार जिया ने भी दांत पीसते हुए गुस्से से कहा कि और क्या क्या उल्टा सीधा बोला तूने? तो दक्ष ने भी अपनी गलती रियलाइज़ करते हुए अपना सिर झुकाकर कहा कि यही कि वो एक मामूली से वेटर की बेटी है और मैं एक रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा हूँ, बस यही सारी चीज़ें। तो वृंदा ने भी ताली बजाते हुए कहा कि क्या बात है, मतलब मेरे बेटे ने अपनी बीवी को उसकी औकात याद दिला दी, उसे बता दिया कि वो कितनी छोटी और कितने गरीब घर से आई है और वो कितना अमीर है। इतना कहकर वृंदा ने दिया की तरफ देखा जो चुपचाप से सिर झुकाकर खड़ी हुई थी। दक्ष ने भी सिर झुकाकर कहा कि मैं सच कहता हूँ, नशे में था मैं, मुझे नहीं पता था, मैं खुद ही उल्टा सीधा बोले जा रहा था, अपने होश में ही नहीं था। अब मैं क्या करूँ, गलती हो गई मुझसे, अगर मैं होश में होता तो शायद आप ही बताइए क्या मैं अपनी नाजुक सी बीवी को इतना परेशान करता, क्या मैं अपनी दिया को जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ उसे मैं इतना ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता, कभी नहीं बोलता माँ। तो वृंदा ने एक और थप्पड़ दक्ष के गाल पर लगाते हुए गुस्से से कहा कि अगर वो तेरे पास नहीं आएगी तो क्या तू उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा? तो ज़बरदस्ती अपनी मनमानी दिया के साथ करेगा? तो दक्ष ने दूसरे गाल पर भी अपना हाथ लगा लिया और फिर शर्मिंदगी के साथ बोलता है कि बड़ी माँ प्लीज़ प्लीज़ समझाइए ना, मैं सच कह रहा हूँ, सब कुछ नशे में हो गया, मैं अपने होश में ही नहीं था, मुझे खुद ही कुछ नहीं पता, वरना मैं दिया को सपने में भी कभी हर्ट नहीं कर सकता था माँ। तो वृंदा बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, समझ गए, आज से दिया तेरे कमरे में ही नहीं रहेगी, ना तेरे पास रहेगी, समझा तू? ये सुनते ही दक्ष की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और फिर दिया उसने भी हैरानी से वृंदा की तरफ देखा। तो वृंदा ने भी दिया के आंसुओं को पोंछते हुए प्यार से कहा कि हाँ, मैं जो कह रही हूँ ना बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं बिल्कुल सही डिसीजन ले रही हूँ। आज से नियति चली जाएगी, उसकी शादी हो रही है ना, तो वो अब यहाँ पर नहीं रहेगी और फिर तुम रूही के साथ में रहोगी, इस बंदर के साथ तुम नहीं रहोगी। तो दक्ष ने भी बिल्कुल परवाह नहीं की और फिर उसने दिया को पीछे से अपने गले लगाकर प्यार से कहा कि माँ, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ने वाला, मैं उससे एक मिनट भी दूर नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ आप मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट प्लीज़ नहीं दे सकती हो माँ, मेरी बीवी है, मैं खुद ही मना लूँगा उसे। भला ये क्या बात हुई कि आप मेरी बीवी को ही मुझसे दूर कर रही हो, मैं नहीं मानने वाला ऐसी पनिशमेंट को। पनिशमेंट अगर देनी ही है तो आप प्लीज़ 2 थप्पड़ एक्स्ट्रा मार लो मुझे अभी के अभी, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरी बीवी से दूर मत करो माँ प्लीज़। आपको नहीं पता है कि मैंने इसे पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, कितने पापड़ बेले हैं मैंने दिया को पाने के लिए। तो वृंदा ने भी दिया को दक्ष से अलग किया और फिर दक्ष की तरफ उंगली करके गुस्से से बोलती है कि तूने उसे बस पाया है, इसे समझा नहीं है, समझा तू? और हाँ, जब तक दिया अब अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती है तब तक तू उससे दूर ही रहेगा, उसके करीब भी नहीं जाएगा और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं खुद तुझे इस घर से निकालने में जरा सा भी तरस नहीं खाऊंगी, समझा तू? इतना कहकर वृंदा ने जिया की तरफ देखा तो जिया भी हाथ बांध कर बोलती है कि वृंदा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हमारा बेटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसकी उल्टी सीधी हरकतों को बर्दाश्त करते रहेंगे, इसका जो मन आएगा ये हमारी बहू के साथ करता रहेगा, समझा तू? इसकी हिम्मत कैसे हुई दिया को परेशान करने की, उसको इतना ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने की? दिया कितनी ज़्यादा सुलझी हुई लड़की है और ये एक नंबर का बदमाश लड़का है, अब दिया इसके पास बिल्कुल भी नहीं रहेगी और अगर ये दिया को समझना ही नहीं चाहता है ना तो ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में दूरी ही ठीक है, इन दोनों को ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब जाएं। तो वृंदा ने भी फिर से दिया की तरफ देखते हुए कहा कि दिया, शादी के बाद तुम अब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करोगी, तुम्हारे पति को इस बात का बहुत ज़्यादा घमंड है ना कि तुम गरीब हो, तुम गरीब परिवार से बिलोंग करती हो, ये अमीर है, अमीर परिवार से बिलोंग करता है, तो इस अमीर गरीब के फ़र्क को मिटा दो, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ ताकि फ्यूचर में अगर ये तुम्हें कभी भी परेशान करे ना तो तुम इससे आराम से डाइवोर्स ले सको और फिर आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सको। ये सुनते ही दक्ष तो हैरानी से अपनी दोनों ही माँ को देखे जा रहा था और बोलता है कि कैसी माँ हो आप दोनों को अपने बेटे की डाइवोर्स की पड़ी हुई है, आप अपने बेटे का डाइवोर्स कराने पर उतारू हो मेरी माँ? अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने तो बस नशे में ही इसे उल्टा सीधा बोल दिया था, एक तो इन बंदरों की टुकड़ी को बताऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं मैं इन सबको, इनकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, इन्होंने ही मुझे 2 बियर की बोतल पिला दी थी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं एक छोटी सी कैन पी लेता हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पीना है, लेकिन नहीं माने साले, पूरी की पूरी बोतल मेरे हाथों में थमा दी और फिर बोले कि पीना है सारी की सारी,
साथ छोड़ूंगा नहीं। अगर आप दोनों ने मेरी बीवी को मुझसे दूर किया ना, तो सच कहता हूँ मैं इन बंदरों की टुकड़ी को बहुत ज्यादा मारने वाला हूँ, एक एक को मारूंगा पटक पटक कर। तो वृंदा ने भी दिया की कलाई पकड़ी और फिर दक्ष को देखकर बोलती है कि हाँ, जिसे मारना है, जैसे मारना है, जितना भी मारना है मार ले, जाकर तुझे जो करना है कर ले, लेकिन आज के बाद दिया तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं रहेगी, समझा तू? और उसके करीब आने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर वो दिया को लेकर वहां से चली जाती है और फिर दक्ष, जो एकदम से ठगा सा महसूस कर रहा था, उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। दक्ष ने उम्मीद भरी नजरों से जिया की तरफ देखा तो जिया भी बोलती है कि इस मामले में मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस मामले में दिया का साथ ही दूंगी, समझा तू? सुबह से इस बच्ची को देख रही हूँ मैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई ही नहीं है। इतनी देर से बेचारी परेशान घूम रही है, लेकिन आंखें कई बार नम हो चुकी थी उसके। तुम्हारी ही तो बीवी थी, प्यार से भी समझा सकते थे उसे, लेकिन नहीं, तुमने तो बस उसे उल्टा सीधा बोलकर पता नहीं क्या क्या उसे महसूस करा दिया। अब तुम भी अच्छे से जानते हो कि अब तुम्हारी माँ किसी की भी नहीं सुनेगी, क्योंकि उसने फैसला कर लिया है। इतना कहकर जिया भी बाहर की तरफ चली गई और फिर दक्ष, वो तो बस बेबस सा उन्हें जाता हुआ देख रहा था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो खुद को ही कोसते हुए बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार दक्ष, इतनी पीने की क्या जरूरत थी तुझे? जिस लड़की के लिए तूने नकली रिश्तेदारों को भी पैदा कर दिया था, इतने ज्यादा पापड़ बेले थे, वही लड़की तेरे घर में रहकर तेरे पास भी नहीं रहेगी। तूने तो खुद के पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। इतना कहकर दक्ष ने भी अपना सिर दीवार पे पटकना शुरू कर दिया था। अब दक्ष को खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे अब अपनी दोनों माँ को समझाएगा, क्या वो दिया के पास जा पाएगा या फिर नहीं। इधर प्रताप हाउस में शादी की तैयारियां चल रही थी, सब बहुत ज्यादा खुश थे। आखिरकार निव्यांश की शादी अच्छे से जो हो रही थी, और खास बात तो ये थी कि उसके पसंद की हो रही थी। तभी रुद्र अपने हाथों में पगड़ी बांधता हुआ स्टडी रूम में आया और फिर नील को भी देखकर बोलता है कि चल भाई, बारात का टाइम हो गया है, चलते हैं अब। तभी नील ने कहा कि हाँ चल रहा हूँ, बस थोड़ा सा काम रह गया है ना, उसे भी कर लेता हूँ, इसे ही कर रहा था, ये भी बस निपटा लेता हूँ, फिर आराम से चलते हैं। तो रुद्र ने हाथ बांध कर कहा कि क्या बात है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तू काम कर रहा है और मैं काम निपटा कर आराम से खड़ा हुआ हूँ। नील ने भी अपना लैपटॉप बंद करते हुए थोड़ा सा गुस्से से कहा कि हाँ क्या करें, अब तूने मुझे इतनी सारी जिम्मेदारियां जो दे दी हैं, तो सारा काम मुझे निपटाना तो पड़ेगा ही। इतना कहकर नील फिर से रुद्र के साथ बाहर आने लगता है और फिर तभी उन्होंने देखा कि निव्यांश के सिर पर उसके सारे भाई पगड़ी बांधने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ही सेकंड में रुद्र और नील के जहन में वो पल घूमने लगता है जब नील अपनी शादी में पगड़ी लेकर इधर उधर घूम रहा था और उसे पगड़ी बांधना नहीं आता था। तब रुद्र ने उसके सिर पर आराम से पगड़ी बांध दी थी। तो नील और रुद्र दोनों ही बंदरों की टुकड़ी को ही देखे जा रहे थे। उन दोनों के ही चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट भी थी, जो निव्यांश की पगड़ी बांधने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे। बंदरों की टुकड़ी उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। बंदरों की टुकड़ी में से किसी से भी निव्यांश की पगड़ी बंध ही नहीं रही थी और फिर तभी निव्यांश भी बहुत ज्यादा इरिटेट होता हुआ सोफे से खड़ा हो गया और फिर बंदरों की टुकड़ी को गुस्से से देखकर इरिटेट होकर बोलता है कि यार क्या करूं मैं तुम सबका, तुम लोगों से तो बंद ही नहीं रही है। कोई मेरा सिर पकड़कर हिला रहा है तो कोई मेरे बाल को नोच कर मेरे बालों को दर्द करा रहा है। तुम लोगों से नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूँ, चाचू से जाकर कह देता हूँ, वो ही बांध देंगे मेरे सिर पर पगड़ी। पापा की भी उन्होंने ही बांधी थी, समझे? तुम पागल हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। इतना कहकर निव्यांश ने अपनी पगड़ी का कपड़ा संकल्प के हाथ से खींचा और फिर मुड़कर रुद्र और नील की तरफ आने लगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है कि ला निव्यांश, मैं तुम्हारी पगड़ी बांध देता हूँ। तो निव्यांश ने भी अब पलट कर देखा तो सचदेवा फैमिली वहाँ पर खड़ी हुई थी और ये बात रूहान ने कही थी कि निव्यांश के पगड़ी वो बांध देगा। तो उसने अभी रूहान की तरफ देखा और फिर कहा कि तुम्हें पगड़ी बांधनी आती है क्या? तो रूहान बोलता है कि हाँ आती है मुझे, आओ बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारी पगड़ी बांध देता हूँ। तो निव्यांश भी एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आकर सोफे पर बैठ गया और फिर रूहान ने उसकी पगड़ी बहुत ही अच्छे से बांधना शुरू कर दी थी। नील और रुद्र दोनों ही अब रूहान और निव्यांश को ही थोड़ा सा हैरानी से देख रहे थे। रुद्र भी अब काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था क्योंकि रूहान को देखकर उसे अपनी याद आ रही थी। नील ने रुद्र को कमर पर हल्का सा हाथ मारकर उसे रब करते हुए कहा कि क्या देख रहा है तू रुद्र, ये हमारा ही तो पास्ट है, याद है ना, तूने भी मुझे ऐसे ही पगड़ी बांधी थी और फिर आज तेरा ही बेटा मेरे बेटे को इसी तरह से पगड़ी बांध रहा है। लग रहा है जैसे हम दोनों का पास्ट फिर से आ गया है। फिक्र मत कर, आज नहीं तो कल हम रूहान को अपने पास लेकर आ ही जाएंगे। तो रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर नील ने रुद्र को अपने गले लगा लिया। थोड़ी देर में ही निव्यांश की बारात निकलने के लिए तैयार हो गई थी।
बंदरों की टुकड़ी, सच्चा देवा ब्रदर्स, सबका नाच नाच कर बुरा हाल था। आज सच में फाइनली सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो निव्यांश भी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी अब बढ़ती जा रही थी। आखिरकार निव्यांश अपनी नई जिंदगी की शुरुआत जो करने जा रहा था, आज फाइनली नियति उसकी होने वाली थी। आज कितने सालों के बाद प्रताप फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी और खुशी से नाच रही थी। साथ में किसी फंक्शन को सेलिब्रेट कर रही थी। अरमान और अंशिका भी साथ में ही मिलकर डांस करके ऑलमोस्ट पागल हो ही गए थे। और फिर रुद्र ये बात कहीं ना कहीं नोटिस भी कर रहा था कि अंशिका भी अरमान के लिए उतनी ही पागल है जितनी कि अरमान अंशिका के लिए पागल है। वो अंशिका को और रोहान को साथ में डांस करता हुआ देखकर अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ दक्ष भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने कुर्ते का बटन लगा रहा था और फिर अचानक ही उसके कुर्ते का बटन टूटकर दक्ष के हाथ में आ जाता है। तो दक्ष ने अभी उस बटन को देखकर गुस्से में कहा कि यार हाँ तू भी ना मेरा साथ छोड़ दे, तू भी मुझे छोड़कर चली जा, तू भी टूट गई ना जैसे मेरी फैमिली ने मेरा साथ छोड़ दिया ना। अरे ये कहकर थक गया हूँ मैं कि मैं नशे में था जो मैंने उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन मेरी बात पर तो किसी को यकीन ही नहीं आता है। मेरी ही बीवी है और उसे ही मुझसे दूर कर दिया, अब क्या करूँ मैं। और तभी दक्ष के दिमाग में एक अच्छा सा प्लान आता है। तो दक्ष ने भी अपने बटन को देखा और फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तो दक्ष भी अपने कमरे में जाकर बोलता है कि दिया मेरे कुर्ते का बटन टूट गया है, प्लीज़ इसे आकर लगा दो। तो दिया तुम सुन रही हो ना। तो दक्ष ने भी अब इधर उधर अपनी नजरें घुमाई तो उसे दिया वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो दक्ष अभी दिया को ढूंढते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। दक्ष ने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो दिया भी वहाँ पर तैयार हो चुकी थी। दिया ने आज वाइन कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके खुले हुए बाल, गहरी गहरी काजल की लगी हुई आंखें और लिपस्टिक तो ऐसी जैसे किसी का भी मन छूने को कर जाए। दक्ष की नजर दिया पर ही टिक गई थी और दिया भी वो भी बस दक्ष को ही देख रही थी। दिया के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट नहीं थी। वो जब जब दक्ष को देखती उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती थी। तो जब दक्ष ने उसे अपनी औकात याद दिला दी थी उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे सच में वो सारी बातें दिल पर जहर कर गई थी। तो दक्ष अभी दिया के करीब आया और फिर उसने दिया के गाल पर अपना हाथ लगाकर प्यार से कहा कि अभी भी नाराज़ हो क्या मुझसे। तो दिया ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर दक्ष ने दिया के माथे को चूम कर प्यार से कहा कि सच में दिया मैं बिल्कुल भी होश में नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था, वरना ऐसी कड़वी बातें तो मैं कभी कहना ही नहीं चाहता, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। तो दिया ने भी अपनी नज़रें झुकाकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर दक्ष से भी रहा नहीं किया। उसने दिया की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ ही खींचा कि तभी पीछे से वृंदा की आवाज़ आती है कि छोड़ दे वरना मैं जूतियों से तेरी पिटाई करूंगी अभी के अभी। और ये सुनते ही दक्ष ने दिया को एकदम से छोड़ दिया और फिर दिया के चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। दक्ष भी हल्का सा इरिटेट होकर बोलता है कि यार कैसी बीवी है, मैं जब इसे मना रहा था तब ये मुस्कुराहट इसके चेहरे पर नहीं आई और जैसे ही पति को डांट पड़ी इसके चेहरे पर इतनी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सच कहता है कोई भी किसी का सगा नहीं होता है। तो वहीं वृंदा भी अब तक कमरे में आ गई थी। उसने भी दक्ष के कान को पकड़कर हिलाते हुए कहा कि तुझे मैंने मना किया था ना दिया के आसपास भटकने के लिए, तू किससे पूछकर यहाँ पर आया, क्यों आया है तू यहाँ पर, बता मुझे क्या करने के लिए आया था तू दिया के पास। तो दक्ष ने भी अपनी मुट्ठी में बटन को दिखाते हुए कहा कि माँ मेरे कुर्ते का बटन टूट गया था ना, इसीलिए मैं तो बस दिया से बस इस बटन को लगवाने के लिए यहाँ पर आया था, प्लीज़ माँ छोड़ दो ना, दर्द हो रही है, इतनी तेज पकड़ने की क्या ज़रूरत है। तो वृंदा ने भी दक्ष की बाजू पकड़कर उसे ढकेलते हुए कहा कि निकलो यहाँ से अभी के अभी। मैंने कहा ना कि जब तक दिया अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती है तब तक तू इससे नहीं मिल सकता है, ना ही तू इसके करीब जा सकता है, जा यहाँ से अभी के अभी। तो दक्ष ने भी बेचारा सा मुँह बनाकर पहले अपनी माँ को देखा और फिर अपनी बीवी को देखा। तो दिया के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई थी। दिया को सच में अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। दक्ष पैर पटक कर वहाँ से चला गया और फिर उसके जाते ही वृंदा ने दिया को देखा तो दिया ने भी अपनी नजरें झुका ली थी। तो वृंदा ने भी दिया के गाल पर हाथ लगाकर प्यार से कहा कि अभी तो कुछ घंटे भी नहीं हुए और तुमने उसे माफ़ भी कर दिया, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम इतनी जल्दी उसे माफ़, ऐसे तो वो हर रोज़ तुम्हें ऐसे ही बेइज्जत करेगा, इंसल्ट करेगा तुम्हारी, और फिर तुम उसे हर बार इसी तरह से माफ़ कर दोगी क्या। कम से कम 1-2 दिन तो उसे सज़ा भुगतने दो, 1-2 दिन तो तुम उससे नाराज़ रह लो। तो दिया अभी भी कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप से खड़ी रहती है। वृंदा ने फिर दिया के हाथ में 2 कंगन रखते हुए कहा कि मैं तो तुम्हें बस ये कंगन देने के लिए आई थी, जिया दीदी ने दिया है, पहन लेना इसे, ये हमारी खानदानी कंगन है, ओके। तो दिया ने भी अब कंगन
कंगन ले लिया और फिर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वृंदा वहाँ से बाहर जाने लगी और फिर कुछ सोचकर एकदम से पलटकर उसने दिया की तरफ देखा और फिर एक मुस्कुराहट के साथ थोड़ा सा तेज से बोलती है कि क्या तुम्हें दक्ष के पास जाना है। तो दिया ने भी अपनी गर्दन झुका ली थी और फिर वृंदा ने भी हाथ बांध करके दिया को देखा और फिर वृंदा दिया के दिल की हालत को अच्छे से समझ भी रही थी। फिर भी उसने थोड़ा सा सख्ती से कहा कि मैं बार बार नहीं पूछूंगी तुमसे, आखिरी बार पूछती हूँ, दक्ष के पास जाना है। इस बार दिया ने हल्की से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और फिर वृंदा ने भी मुस्कुराकर कहा कि तो फिर जाओ जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम जाओ अपने पति के पास। और फिर दिया ने हैरानी से वृंदा को देखा तो वृंदा ने भी मुस्कुराकर कहा कि हाँ हाँ जाओ, कोई गुस्से में नहीं कह रही हूँ, प्यार से कह रही हूँ, जाओ, तुम्हारा ही पति है, मैं कौन सा अपने बेटे की दुश्मन हूँ, बस मैं उसे अकल आ जानी चाहिए, इसीलिए ये सब कुछ कह रही थी, इसीलिए ये सब कुछ किया था मैंने। तो दिया भी अब उस कमरे से बाहर जाने लगी और फिर तभी वृंदा ने कहा कि जल्दी जाना और फिर जल्दी से आ जाना, उसकी पनिशमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो उसकी पनिशमेंट चलती रहेगी। तो दिया ने भी मुस्कुरा कर वृंदा की तरफ देखा और फिर अपना लहंगा संभालती हुई वहाँ से भाग जाती है सीधा दक्ष के कमरे की तरफ। तो दिया अभी सीढ़ियों से होते हुए जल्दी जल्दी से अपने कमरे की तरफ जा रही थी और फिर तभी जिया ने पीछे से हंसते हुए कहा कि आराम से दिया, आराम से, तुम्हारे ही पति है, किसी और का नहीं, कहीं चला नहीं जाएगा, अपने कमरे में ही रहेगा, आराम से जाओ। तो दिया ने भी पलटकर जिया की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर वहाँ से धीरे धीरे कदमों के साथ चली जाती है। तो दिया अपने कमरे में गई और फिर कमरे में जाकर उसने देखा तो दक्ष अपना बटन जैसे तैसे लगाने की कोशिश कर रहा था। उसके एक हाथ में सुई थी और दूसरे हाथ में धागा और फिर वो उसे ऐसे देख रहा था कि जैसे एक गन 47 देख रहा हो वो। तो दक्ष अभी खुद में ही बड़बड़ाते हुए कह रहा था कि यार अब ये इसमें कैसे जाता है, ये तो मुझे पता ही नहीं, और ये बटन कैसे ठीक होगा। और तभी उसकी नज़र दिया पर जाती है जो गेट के पास में ही खड़ी होकर मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी इस वक्त दक्ष के ऊपर। तो दक्ष ने भी अब थोड़ा सा स्टाइल मारकर अपनी आईब्रो चढ़ाकर हैरानी से कहा कि तुम यहाँ। दिया भी जल्दी से अंदर आती है और फिर उसने दक्ष को झटके से अपने गले लगा लिया। तो दक्ष ने तो अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठा लिया था क्योंकि उसने अभी उसमें सुई को पकड़ा हुआ था और वो नहीं चाहता था कि उसकी छोटी सी गलती की वजह से वो सुई दिया के कहीं पर भी चुभ जाए। दक्ष के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी धागा एक साइड में रखा और फिर दिया की कमर पर हाथ लपेट कर बहुत ही प्यार से कहा कि अच्छा, उसकी कमर को हल्का सा रब किया और फिर कहा कि बड़ी ही जल्दी तरस आ गया तुम्हें अपने पति पर। तो दिया अभी भी कुछ नहीं बोलती है, वो तो बस दक्ष के सीने पर अपना सर रखकर आंखें बंद किए हुए खड़ी हुई थी। उसे तो जैसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा हो। तो दक्ष ने बड़े ही प्यार से कहा कि दिया, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, मैं सच में बिल्कुल भी होश में नहीं था, वरना इतने कड़वे शब्द तो मैं कभी तुमसे कह ही नहीं सकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो दिया। तो दिया भी दक्ष से थोड़ा सा दूर होकर बोलती है कि बार बार माफ़ी क्यों मांग रहे हैं आप, मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया है, मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। अब जब आपने मुझे से सुबह माफ़ी मांगी थी ना, तभी मैंने आपको माफ़ कर दिया था। इतना कहकर दिया ने भी दक्ष के हाथ से वो सुई ले ली और फिर उसमें धागा पिरो कर दक्ष के कुर्ते का बटन लगाने लगती है। दिया के हाथ दक्ष के कुर्ते पर थे और दक्ष के हाथ दिया की कमर पर मौजूद थे। दक्ष का ध्यान तो बस अभी दिया के चेहरे पर ही टिका हुआ था क्योंकि दिया आज सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और तभी दक्ष ने दिया के बालों को हल्का सा चूमा। तो दिया बोलती है कि दक्ष, सुई चुभ जाएगी, प्लीज़ शांति से खड़े रहिए ना। तो दक्ष ने फिर से मुस्कुरा कर कहा कि नहीं चुभेगी, मैं जानता हूँ तुम मुझे हर्ट करोगी ही नहीं, तुम मुझे हर्ट कर ही नहीं सकती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो दिया बोलती है कि लेकिन आप तो कर देते हो ना मुझे हर्ट। तो दक्ष ने फिर से दिया के गाल पर अपना हाथ लगाकर हल्का सा रब करते हुए कहा कि मैंने कहा ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नशे में था, मुझे कुछ भी याद नहीं था, और वैसे भी सारी गलती मेरी नहीं है, तुम्हारी भी तो है ना, तुमने ही तो टाइम मांगा था, कितना टाइम देता मैं तुम्हें, अब तुम ही बताओ, बस हो गया है ना उल्टा सीधा, माफ़ कर दो मुझे अब प्लीज़। तो दिया भी कुछ भी नहीं बोलती है। उसने अब तक दक्ष के कुर्ते का बटन भी लगा दिया था और फिर सुई को धागे में लगाकर एक तरफ रखा और फिर दक्ष को देखकर बोलती है कि मैंने आपको माफ़ किया, अब बार बार माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज़, अब आप मुझसे एक बार भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। इतना कहकर दिया दक्ष की बाहों में से निकलने की कोशिश करने लगती है। तो दक्ष ने भी अपनी पकड़ कसते हुए कहा कि अब जब यहाँ तक आ ही गई हो तो तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बिना कुछ किए बिना कुछ दिए जाने दूंगा यहाँ से।
देखे तो दिया ने भी हैरानी से अब दक्ष की तरफ देखा तो दक्ष ने अगले ही पल दिया के होठों को कैप्चर कर लिया और फिर दोनों के बीच में एक मीठी सी किस हो जाती है। थोड़ी देर के बाद दक्ष दिया से दूर हुआ और फिर उसने अपने माथे को दिया के माथे से लगाकर प्यार से कहा कि आज के बाद कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, तुम मुझसे दूर चली जाओगी। ये सोचकर भी मेरा दिल तो जोरों से धड़कने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरी जैसे किसी ने जान निकाल ली हो। मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता हूँ दिया। सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।